हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 इसमें हमने एक टॉपिक किया था गुडविल वाला। उसकी वैल्यूएशन भी कंप्लीट कर चुके हैं हम, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने लास्ट वीडियो के बिल्कुल लास्ट में ये उसमें नोट भी किया था कि सेम जो मैंने टॉपिक कराया है इसका सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 है। तो उम्मीद है आप सभी ने प्रैक्टिस कर ली होगी। चलिए एक बार मैं करा देता हूँ, फिर चेक कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए व बी एक फर्म में 3:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। दो पार्टनर हैं ए और बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है। वे सी को लाभों का 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, यानी कि सी जो आ रहा है वो कितने प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। सी के 1/4 का हो या 25% का हो, दोनों सेम होते हैं। 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी के प्रवेश की तिथि को फर्म की ख्याति 40,000 पर मूल्यांकित की गई। तो ये फर्म की गुडविल है 40,000। ध्यान रखना, इंडिविजुअली किसी पार्टनर की नहीं है। किसकी ख्याति है ये, किसकी गुडविल है, पार्टनर की गुडविल है। निम्न परिस्थितियों में ख्याति के लेखांकन की प्रविष्टियाँ दीजिए। कंडीशन है पहली, सी अपने हिस्से की ख्याति निजी तौर पर ए व बी को देता है। तो फर्स्ट पॉइंट है सी पर्सनली गुडविल किसके लिए दे रहा है, ए और बी के लिए। तो चलिए हम इसी फर्स्ट पॉइंट के, ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ, जो भी कंपनी है, जो भी फर्म है, उसका नाम लिख दिया जाता है। डेट, पर्टिकुलर, LF, लीगल पोली और अमाउंट पे DR और CR फॉर्मेट आप लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला जो ए पॉइंट है, मैं डेट के कॉलम में पॉइंट डाल रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में डेट दे रखी होती तो यहाँ डेट लिखते। सी अपने हिस्से की ख्याति निजी तौर पर ए व बी को देता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखांकन व्यवहार, उसमें मैंने आपको ये समझाया था। सबसे पहला पॉइंट यही आया था, यदि गुडविल का पैसा नया पार्टनर प्राइवेटली व्यक्तिगत तौर पर साझेदारों को देता है तो फर्म की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ये पॉइंट में हम लिख देंगे नो एंट्री। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं बी पॉइंट की तरफ। देखिए बी पॉइंट कहता है सी अपने हिस्से की ख्याति नगद लेकर आता है। सी जो नया पार्टनर है वो अपने हिस्से की गुडविल कैसे लेकर के आ रहा है, नगद लेकर के आ रहा है। तो मैं चलिए पहले वर्क नोट बना देता हूँ। तो सी अपने हिस्से की ख्याति नगद लेकर आ रहा है। अब उसके हिस्से की ख्याति कितनी, वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सी। सी गुडविल का कितना पैसा लेकर के आएगा, सी आ रहा है ना। चेक कीजिए फर्म की टोटल गुडविल कितनी है। तो फर्म की टोटल गुडविल क्वेश्चन में दे रखी है 40,000। नए पार्टनर का हिस्सा कितना है, 1/4, यानी कि 10,000 रुपये गुडविल किसकी हो गई, सी पार्टनर की। अब इसमें से वो जिस रेट से सी के लिए ए और बी ने सेक्रीफाइस किया होगा, त्याग किया होगा, उसी रेशो में गुडविल दे देगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की कोई यहाँ पे तरकीब नहीं है, क्योंकि ओल्ड रेशो दे रखा है, या तो नया रेशो होता या कुछ कहा होता, इस हिसाब से दिया गया है तो उसके हिसाब से हम निकालते हैं। यहाँ पे नहीं कहा गया है, तो गुडविल दे देगा ये सी, गुडविल टू ए के लिए अपने हिस्से में से 10,000 में से ए के रेशो चेक कीजिए, पुराना रेशो वही सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लिया जाएगा, इंटू 3/4। 3:1 का रेशो है, ओल्ड रेशो 3:1 का रेशो है, तो इंटू 3 दोनों का टोटल कितना, 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया 7,500 ए के लिए देगा। और चेक कीजिए बी के लिए कितना देगा, तो बी के लिए देगा 10,000, 10,000 इंटू 1/, दोनों का टोटल 4, यानी कि 2,500 रुपये। तो ए और बी दोनों के लिए गुडविल कितनी देगा,
₹7500 और ₹2500। क्लियर है? चलिए, ये वर्किंग नोट क्वेश्चन भी बिल्कुल लास्ट में नोट करना है, याद रखना है। अमाउंट 7500, 2500। तो चलिए एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहली एंट्री कि जब वो कैश के रूप में गुडविल का पैसा लाया, तो मैंने आपको एंट्री नोट कराई थी, कैश अकाउंट टू दिया तो गुडविल अकाउंट, ये एंट्री होगी। ठीक है, कहा गया है ना कि नगद में भी तो पैसा लेकर के आ रहा है वो, तो कैश अकाउंट दिया टू गुडविल अकाउंट। और चेक करो, अभी वर्किंग नोट में लिखा था कितनी अमाउंट लेकर के आएगा गुडविल की, 10,000 रुपये। दूसरी एंट्री नरेशन मैं बाद में आपको समझा दूंगा, अभी नोट नहीं करनी। सेकंड है, जो गुडविल का पैसा आया ये फर्म में आया है, जबकि ये फर्म का नहीं है। जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उसको ये गुडविल का पैसा मिलता है। तो अब ए और बी इन दोनों ने किसके लिए सेक्रीफाइस किया, सी के लिए। तो ये गुडविल का पैसा भी किसके लिए देगा, बताइए सभी। गुडविल का पैसा भी किसके लिए देगा, सी के लिए देगा। तो चलिए गुडविल का पैसा भी दे देते हैं सी के लिए। सॉरी, सी तो गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है ना, तो ये गुडविल का पैसा किसके लिए देगा, ए और बी के लिए। गुडविल अकाउंट दिया टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। तो हमने अभी आपको बताया था कि 10,000 जो गुडविल है 7,500 और 2,500 इस तरीके से दे दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब कुछ ऐसा नहीं कहा गया है कि गुडविल की राशि जो इनके हिस्से में आई है उसमें से कुछ पैसा इन्होंने विड्रॉल किया है, कुछ कहा थोड़ी ना गया है सेकंड पॉइंट में। अगर विड्रॉल किया होता तो इनके लिए वो अमाउंट दे दी जाती। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट चेक कर लेते हैं। अगले पॉइंट में क्या कहा गया है। तो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर है ना सभी के। देखिए सी पॉइंट, सी अपने हिस्से की ख्याति नगद लेकर आता है, ए व बी अपने हिस्से की 1/2 ख्याति व्यवसाय से निकाल लेते हैं। चेक करो, सी पॉइंट में कहा गया है कि ए और बी गुडविल का कुछ पैसा अपने हिस्से का, जो भी गुडविल का हिस्सा आया था ए और बी का, उसमें से आधी आधी अमाउंट वो दोनों निकाल लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पॉइंट नंबर सी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। मार्कर में इंक ज़्यादा हो गई है शायद। तो सबसे पहले तो गुडविल का पैसा नगद आएगा। पहली एंट्री सी पॉइंट में, कैश अकाउंट दिया टू गुडविल अकाउंट। और चेक कीजिए गुडविल के कितने लेकर आ रहा है, 10,000 नया पार्टनर। इसके बाद गुडविल का पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनरों के लिए दिया जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट दिया टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 10,000 7,500 इसके लिए दिया जाएगा, 2,500 इसके लिए दिया जाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड और ये थर्ड जो चल रहा है अभी, इन दोनों में अंतर ये है, यहाँ तक तो सेम था लेकिन इसमें ये कहा गया इस पॉइंट में कि ए और बी अपनी राशि का आधा आधा हिस्सा निकाल के ले जाते हैं। तो मैंने इसके लिए भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बताया था, जब ये पैसा लेकर के जाएंगे और भी तो इनको पेमेंट कर दिया जाएगा।
ए कैपिटल अकाउंट दिया, बी कैपिटल अकाउंट दिया, तो बताइए जल्दी से, पैसा जा रहा है ना, तो टू कैश अकाउंट। 7500 कहाँ था, 3750, 2500 यानी कि 1250 1250, और दोनों का टोटल हो गया 5000 रुपये दे। इस तरीके से आपका जो सी पॉइंट है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट कर ली जाएगी। क्लियर है सभी का सी पॉइंट? बहुत आसान टॉपिक है जो आपको पहले समझाया गया था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बिल्कुल उसी के तरीके से चलना है, ज़्यादा कुछ नहीं है अलग से इसमें, ठीक है ना। इसलिए मैं लास्ट वीडियो जो थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसी के तुरंत बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूँ ताकि ये आसानी से समझ में आ सके। हाँ जी, अब हम चलते हैं डी पॉइंट की तरफ। डी पॉइंट कहता है सी अपने हिस्से की ख्याति में से 6000 रुपये नगद लेकर आता है। तो आंशिक रूप से जब नगद लेकर आता है साझेदार, तो जितना नगद ला रहा है वो तो कैश टू गुडविल कर देंगे, और बाकी का पैसा गुडविल का भाई कितना ला रहा है नगद 6000 रुपये, तो बाकी के 4000 रुपये 6000 नगद लेकर आ रहा है, बाकी के 4000 रुपये उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लिए जाएंगे। यानी कि मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 ये दोनों मेथड यहाँ पे एक साथ अप्लाई होंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से अप्लाई करने हैं। पॉइंट नंबर है हमारा डी, और इसमें पहली एंट्री, कुछ पैसा नगद आ रहा है कैश अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। सिर्फ कितने नगद आ रहे हैं, 6000, 6000, यही है ना, 6000 ही तो कहा गया है। और बाकी के 4000, अच्छा अब गुडविल से पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनरों में ट्रांसफर करते हैं, ये बताया था, तो चलिए ट्रांसफर करते हैं। पूरे 10,000 होंगे, 6000 गुडविल से, और मैंने बताया था 4000 कहाँ से होंगे, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट से। गुडविल अकाउंट DR, न्यू पार्टनर कौन सा है, सी करंट अकाउंट DR टू, बताइए जल्दी से, टू ए कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए देंगे ना, टू बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चेक कीजिए अमाउंट, गुडविल के 6000 थे CR में, वो यहाँ DR हो गए, करंट अकाउंट से बाकी के कितने लेंगे, 4000, टोटल गुडविल है 10,000, और ए और बी के लिए ये पहले ही कैलकुलेट कर लिए 10,000 का 3:1 के अनुपात में, इसके लिए दिए थे 7500 रुपये, और इसके लिए दिए थे 2500 रुपये। इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि कोई पार्टनर विड्रॉल करके लेकर के गया गुडविल का पैसा, तो इसीलिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू कैश वाली एंट्री यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चों, पॉइंट नंबर डी। चलिए इसका सबसे लास्ट पॉइंट, जो पॉइंट नंबर है हमारा ई, ये कंप्लीट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर ई में चेक कीजिए, कहा गया है सी अपने हिस्से की ख्याति नगद लेकर नहीं आता है। अब कुछ भी पैसा नगद नहीं आ रहा है गुडविल का, जब कुछ भी पैसा नगद नहीं आ रहा है तो सारा का सारा पैसा कहां से लिया जाएगा, पार्टनर करंट अकाउंट से। ये लीजिए एक एंट्री हो जाएगी, सी करंट अकाउंट, या नगद आ रहा होता तो पहले ये वाली एंट्री, फिर गुडविल से पैसा ट्रांसफर होता, लेकिन अब पूरा कोई भी पैसा नगद नहीं आ रहा है तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। अकाउंट DR टू इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। चेक कीजिए, टोटल 10,000 लेंगे करंट अकाउंट से, और इन दोनों के लिए सेक्रीफाइस किया जाएगा 7,500, 2,500। यही आपको बताया गया था, वर्किंग नोट भी बनाया था हमने इसके लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर बताइएगा।
चलिए तो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। तो मैंने आपको थियोरेटिकल जो पोर्शन हमारा चल रहा था उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब हम देखिए, जब नया पार्टनर फर्म में एंट्री करता है तो पुराने पार्टनरों के, नए पार्टनर के एंट्री करने से पहले ध्यान रखना, ठीक है, एक वीडियो चलाना दिमाग में कि पुराने दो पार्टनर हैं जो अपनी फर्म को चला रहे हैं, अब एक नया पार्टनर है जो फर्म में आने के लिए बोल रहा है। पुराने पार्टनर ने नए पार्टनर को फर्म से बाहर रोक दिया और कहा भाई साहब पहले हमें हमारा हिसाब किताब कर लेने दो, आप तब एंट्री करना, ठीक है। देखिए मैं समझा देता हूँ किस तरीके से ऐसा होगा। ये ए और बी की एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, जहाँ ये अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बैलेंस शीट। अब सी पार्टनर है, ठीक है, ये फर्म का गेट है। कुछ बच्चे कह रहे हैं साहब ये सी पार्टनर तो कुछ ज़्यादा ही अजीब हो गया, ठीक है, पार्टनर है। अब ये सी पार्टनर एलियन नहीं है, ठीक है, तो ये एक समझे कि एलियन आ गया, पार्टनर बन रहा है। तो ये पार्टनर दो तरीके की अमाउंट लेकर आता है, मैंने आपको बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में। एक कैपिटल का पैसा, असेट्स में हिस्सा लेने के लिए कैपिटल की अमाउंट लेकर के आता है, और फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए, भविष्य संबंधी लाभों में हिस्सा लेने के लिए क्या लेकर के आता है, गुडविल। ये बातें बता दी थी। अब ए और बी पुराने पार्टनर अपनी बैलेंस शीट चला रहे हैं। यहाँ असेट साइड में बहुत सारी असेट्स रखी हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक असेट्स है कार। यहाँ लायबिलिटी साइड में भी बहुत सारी लायबिलिटीज रखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब नया पार्टनर फर्म में एंट्री कर रहा है तो ये पार्टनर कहते हैं कि भाई साहब हम जितनी भी असेट्स हैं हमारे, उनको असेट्स और लायबिलिटीज को एक बार रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट, यानी कि इनका हम पुनर्मूल्यांकन और पुनः निर्धारण करना चाहते हैं। अपनी असेट्स का पुनर्मूल्यांकन और लायबिलिटीज का पुनः निर्धारण की एक्चुअलिटी में ये है कितने की, क्योंकि फिक्स असेट्स जैसे होती हैं असेट्स साइड में, तो इन पर हर साल के हिसाब से WDV या स्ट्रेट लाइन मेथड, जो भी मेथड अप्लाई किया जा रहा है, उससे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अब डेप्रिसिएशन उस रेट से चार्ज किया जा रहा है, जबकि जैसे मान के चलो कार खरीदी 5 लाख की, पहले साल में जो रेट था डेप्रिसिएशन का 10%, तो उसके हिसाब से 5 लाख का 10%, 50,000 माइनस करके 4,50,000 रुपये की असेट्स बची। एक्चुअलिटी में जब इसे मार्केट में सेल करने के लिए लेकर गए तो या तो 4,50 से ऊपर की या 4,50 से नीचे की, यानी कि कम की असेट्स बिकेगी। कुछ चांस बनते हैं कि वो बराबर की भी बिक जाए, तो उसकी इसमें हम बात नहीं कर रहे हैं, या तो ज्यादा की बिक्री या कम की। तो अब ये कार पुराने पार्टनर की थी, कम ज्यादा जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो इन पुराने पार्टनर का ही तो है। तो जब नया पार्टनर फर्म में एंट्री करता है तो पुराने पार्टनर कहते हैं भाई साहब आप यहाँ साइड में बैठ जाओ, पहले हमें अपना हिसाब किताब कर लेने दो कि हमारे असेट्स की वैल्यू कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। असेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो इनके लिए लॉस है, वैल्यू ज्यादा हो रही है तो इनके लिए फायदा हो जाएगा। ऐसे ही लायबिलिटीज की वैल्यू अगर इनके लिए कम हो रही है, यानी पैसा कम देना है तो इसका मतलब फायदा हो रहा है, और पैसा ज्यादा देना है इसका मतलब नुकसान हो रहा है, तो वो फायदा नुकसान सब कुछ इनके लिए बांटा जाएगा। तो इस सब के लिए सारी एडजस्टमेंट, नए पार्टनर को एंट्री करने से पहले सारी एडजस्टमेंट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता, ठीक है बच्चों। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में असेट्स और लायबिलिटीज की एडजस्टमेंट करेंगे, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा किस में बांटा जाएगा, बताइए, सभी पार्टनरों में बांटते हैं भाई। जब ये पुराने पार्टनरों की असेट्स लायबिलिटीज का बना रहे हैं, नया पार्टनर तो अभी बाहर है, इसका तो कोई इंटरफेयर हुआ ही नहीं, तो ओल्ड पार्टनर में, पुराने पार्टनरों में कौन से रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाता है। जो भी रिवैल्यूएशन में लास्ट में प्रॉफिट लॉस होगा वो किस में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनरों में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर हुआ, समझ में आया थोड़ा सा सभी के। चलिए तो अब हम टॉपिक ये स्टार्ट करते हैं।
हेडिंग है हमारी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन एवं दायित्वों का पुनः निर्धारण, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे और दायित्वों का पुनः निर्धारण करेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसमें। जब एक साझेदारी फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है तब पुराने साझेदारों की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन एवं दायित्वों का पुनः निर्धारण किया जाता है यदि संपत्तियों का मूल्य कम या दायित्वों का मूल्य अधिक होता है, तब फर्म को बताइए हानि होगी या लाभ होगा। यदि संपत्तियों का मूल्य कम हो रहा है यानी कि पुराने पार्टनरों के जो हिस्से में आएगा वो लाभ होगा या हानि होगी। जब संपत्तियों का मूल्य कम हो रहा है या दायित्वों का मूल्य ज्यादा हो रहा है तो फर्म को क्या होगी, तो फर्म को हानि होगी। ठीक है, संपत्ति की वैल्यू कम हो रही है या लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है तो ये क्या होगा, फर्म को लॉस होगा। क्लियर हुआ सभी का? हाँ जी, इसके बाद इसका अपोजिट कर देंगे। हाँ जी, इसके बाद एवं जब संपत्तियों का मूल्य अधिक एवं दायित्व का मूल्य कम हो तब, देखिए अपोजिट हो गया बिल्कुल। अब देखो संपत्तियों का मूल्य बढ़ रहा है तो पुराने पार्टनरों को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, दायित्व का मूल्य कम हो रहा है, जो देने थे पैसे अब वो पहले के कंपेयर में कम देने, तो ये भी तो प्रॉफिट हो गया। तब फर्म को लाभ होगा जो पुराने साझेदारों में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। हाँ जी, तो संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन एवं दायित्व का पुनः निर्धारण। देखिए इसमें हमने लिखा है जब एक साझेदारी फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है तब पुराने साझेदारों की संपत्तियों
का पुनर्मूल्यांकन एवं दायित्वों का पुनः निर्धारण किया जाता है। ठीक है जी। यदि संपत्तियों का मूल्य कम या दायित्व का मूल्य अधिक होता है, इसका एनालिसिस करना है आप लोग। संपत्तियों का मूल्य कम या दायित्व का मूल्य अधिक होता है तब फर्म को क्या होगी, हानि होगी। एवं जब संपत्तियों का मूल्य अधिक एवं दायित्वों का मूल्य कम होगा तब फर्म को क्या होगा, लाभ होगा। और ये लाभ पुराने पार्टनरों का कमाया हुआ है, लाभ या हानि पुराने साझेदारों में उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दी जाएगी। क्लियर हुआ सभी का? आगे इसमें इस स्थिति में एक विशेष खाता खोला जाता है जिसे पुनर्मूल्यांकन यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं रीवैल्यूएशन, जिसे पुनर्मूल्यांकन या लाभ हानि समायोजन खाता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी की सारी बातें किसमें होती हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट से पहले, पुनर्मूल्यांकन खाते से पहले मैं आपको जर्नल एंट्री करने के रूल थोड़े से रिपीट कर देता हूँ। जो आपने व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते में नियम पढ़े थे, उनकी मैं अब बात नहीं कर रहा हूँ। मैं संपत्ति और दायित्व के आधार पर जर्नल एंट्री कैसे करते हैं उन नियमों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम आएगी। तो चलिए देखते हैं उस केस में किस तरीके से एंट्री की जाती है। हाँ जी, तो चलिए पहले मैं रूल को नोट कर देता हूँ। ये रूल लिखना है। संपत्ति बढ़ने पर क्या करेंगे, डीआर, और संपत्ति घटने पर क्या करेंगे बताइए जल्दी से, सीआर करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये तो संपत्ति की बातें हो गई। अब हम बात करते हैं दायित्व की, लायबिलिटीज की। दायित्व बढ़ने पर अपोजिट कर देंगे, दायित्व जब बढ़ेंगे जनरल एंट्री में क्या करेंगे उसे, सीआर, और दायित्व घटने पर जनरल एंट्री में क्या कर देंगे, डीआर। क्लियर हुआ? तो ये तो हमने बात की कहाँ पे, जर्नल एंट्री में, कि जब भी कोई संपत्ति आपने बैलेंस शीट पढ़ी है 11th क्लास में, और बैलेंस शीट में आपको पता है कि कुछ असेट्स होती हैं, कुछ लायबिलिटीज होती हैं। तो उन्हीं असेट्स और लायबिलिटीज की बातें की गई है। संपत्ति अगर बढ़ रही है, असेट्स बढ़ रही है तो जनरल एंट्री में डीआर, संपत्ति घटने पर जनरल एंट्री में सीआर, दायित्व बढ़ने पर जनरल एंट्री में सीआर, दायित्व घटने पर जनरल एंट्री में डीआर करते हैं। तो ये जनरल एंट्री का रूल है। और लेजर में कैसे पोस्टिंग होगी तो उसकी भी बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे भाई, जनरल एंट्री का अपोजिट कहाँ हो जाता है, लेजर में। जनरल एंट्री में जो डीआर हुआ है लेजर के सीआर साइड में लिखते हैं, जनरल एंट्री में जो सीआर हुआ है लेजर के डीआर साइड में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ डीआर, संपत्ति बढ़ने पर जनरल एंट्री में डीआर लेजर के सीआर साइड में, संपत्ति घटने पर सीआर लेजर के डीआर साइड में, दायित्व बढ़ने पर सीआर लेजर के डीआर साइड में, दायित्व घटने पर डीआर लेजर के सीआर साइड, बिल्कुल अपोजिट करना है लेजर में। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री के रूल हम यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी
बनाएंगे उसमें यही रूल चलेंगे और इन्हीं रूल के बेस पर रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें कंप्लीट करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके से बनता है। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ करके लगभग सभी क्वेश्चनों में, ज़्यादातर क्वेश्चनों में रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाया जाता है इस चैप्टर में। तो इसलिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको अच्छे से पढ़ना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। ये कौन सी साइड होगी इधर वाली? डीआर साइड। और ये कौन सी साइड होगी बच्चों? सीआर साइड। तो देखिए कुछ मैं ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँ कि भाई नया पार्टनर जब आ रहा है उससे पहले, नए पार्टनर के आने से पहले पुराने पार्टनरों के सामने प्रॉब्लम क्या आती है कि असेट्स की वैल्यू कम ज़्यादा या कोई असेट्स लिखने से रह गई, तो इन सब की बातचीत चलती है। तो मैं वही यहाँ पे बोलूँगा और जो अभी आपको नियम बताया उस नियम से कंपेयर करके यहाँ पे पोस्टिंग करनी है। सबसे पहली लाइन, किसी भी संपत्ति का मूल्य बढ़ जाए, कोई भी असेट्स है, कैश, बैंक, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, कोई भी असेट्स अगर उसका, जिसमें असेट्स की बात करूँ तो असेट्स है, उसका मूल्य अगर बढ़ रहा है तो असेट्स बढ़ने पर जनरल में क्या करते हैं? डीआर अभी लिखाया था, और लेजर के किस साइड लिखते हैं? सीआर साइड में। यानी कि अगर कोई भी इंक्रीज इन असेट्स है, इंक्रीज इन असेट्स है, किसी भी असेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो उसे सीआर साइड में पोस्टिंग कर दी जाएगी। ऐसे ही इसका अपोजिट, संपत्ति का मूल्य घटने पर, तो जब असेट्स कम होगी तो जनरल में सीआर, अभी रूल लिखाया था, जनरल में सीआर, लेजर के डीआर साइड में। टू डिक्रीज इन असेट्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ?